हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है मैथ्स एजुकेशन में। आज का टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री जो कि आप सभी समझते हैं कि बिल्कुल अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग ही प्रोसेस होती है, बिल्कुल अकाउंटिंग इससे शुरू हुई होती है, उसको कहते हैं जर्नल एंट्री। तो बस इसी को हम आज की वीडियो में थोड़ा बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। जर्नल एंट्री तो दोस्तों हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक फॉर्म से अगर इसको समझा जाए तो जर्नल एंट्री जब एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जब हमें अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की, तो वो जिस तरह से एंट्री करते हैं वो जो एंट्री होती है उस एंट्री को बोला जाता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री दोस्तों दो तरीके से की जाती है, हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं उन तरीकों को। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में से कोई सा भी एक अप्रोच अगर आपने समझ लिया है तो बस वहीं पे आपकी जर्नल एंट्रीज को आपने बहुत अच्छे से समझ चुके हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में से कोई सा भी एक अभी तक नहीं समझे हैं तो इस वीडियो से पहले हमारी जो वीडियो आई थी, दोनों वीडियो में हमने एक में ट्रेडिशनल अप्रोच समझाया है, एक में मॉडर्न अप्रोच समझाया है। आप अपनी नीड के हिसाब से, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जिसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए उस अप्रोच की वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी जर्नल एंट्री की बात करें तो कोई सा ना कोई सा एक अप्रोच तो आपको आना ही चाहिए जर्नल एंट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए हम जैसा कि मॉडर्न अप्रोच सबको बहुत इजी समझ आता है, तो हम हमारी जो जर्नल एंट्री समझने का जो सिलसिला है उसको हम मॉडर्न अप्रोच से ही सब शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले हम आते हैं कि उसके फॉर्मेट कैसा होता है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में होते हैं दोस्तों 5 कंपोनेंट्स। पांडव की तरह 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत ही बेसिक से होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मेट है। राइटिंग शायद आपको समझ नहीं आ पा रही होगी कि बिल्कुल मैं फेल होता हूँ राइटिंग के कारण, बहुत कम नंबर आते हैं। राइटिंग को ध्यान ना देते हुए हम टेबल पे ध्यान देते हैं। तो राइटिंग में आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से अभी बोल के, वर्बली। राइटिंग तो नहीं आने वाली समझ में। बाकी ये फॉर्मेट देख सकते हैं आप दोस्तों, ऐसा दिखता है। इसको हम थोड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं तो 5 कंपोनेंट जैसा कि मैंने आपको बोला। पहला कंपोनेंट होता है हमारा डेट। डेट एक इस तरीके से दिखता है। तो पहला जो टेबल का फॉर्मेट जो होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं डेट से। तो डेट वाला जो कॉलम है उसके बाद आते हैं हम सेकेंड पर्टिकुलर पे। पर्टिकुलर भी हम समझेंगे अभी। फिर थर्ड जो होता है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो भी हम समझेंगे। उसके बाद हम आते हैं डेबिट अमाउंट पे। डेबिट अमाउंट के को भी हम समझेंगे। डेबिट अमाउंट के बाद हम आते हैं क्रेडिट अमाउंट पे। क्रेडिट अमाउंट को भी हम समझेंगे। अभी हम जाते हैं वापस से डेट पे। तो दोस्तों कोई सा भी ट्रांजैक्शन जब होता है, कोई सा भी ट्रांजैक्शन, कोई सा भी, तो उसकी एक डेट होती है। एक डेट पे वो होता है, एक तारीख पे वो होता है। ऐसा नहीं कि 2 तारीखों के बीच में हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। किसी भी एक डेट पे होता है, एक स्पेसिफिक डेट पे होता है। जैसे कि मैं पैदा हुआ 17 सितंबर को, डेट पे हुआ। कोई भी एक ट्रांजैक्शन, कुछ भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना नहीं थी वो, कोई भी घटना होती है, कुछ भी घटित होता है तो वो एक डेट पे घटित होता है। तो उस डेट को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अगर आप गुड्स परचेस करते हो इतनी तारीख को, तो वो जितनी भी तारीख को करते हो उतनी तारीख यहाँ पे हम लिख देंगे। समझ लीजिए कि आपने गुड्स खरीदे 13 तारीख को, 13 अक्टूबर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13 और यहाँ पे लिख दिया हमने अक्टूबर। सन से वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2020 बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको लिखना पड़ेगा, 2020 लिख लेते हैं। तो डेट, कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है वो उसकी हैपनिंग की जो डेट होती है उसको हम वहाँ पे वो डेट लिखते हैं। इसमें समझने की एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम डेट नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो डेट की जगह हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। सीरियल नंबर बोला जाए तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं कई बार देखते हैं डेट नहीं दी जाती, दिए जाते हैं क्वेश्चंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो सीरियल नंबर रहते हैं कि जैसे कि सीरियल नंबर फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन था उसकी एंट्री करनी है तो हम 1 लिख के यहाँ पे एंट्री कर देंगे। फिर जब थर्ड वाले की करते हैं तो थर्ड लिख के हम यहाँ पे कर देंगे। ऐसे कर करके ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेट को हम अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं। डेट पे तो कोई भी डाउट होता ही नहीं है, डेट सबको बहुत इजीली लगता है। फिर भी मैंने आपका टाइम खा लिया, मेरी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा।
बाकी पर्टिकुलर पे आते हैं। तो पर्टिकुलर बोला जाए तो असल में हो क्या रहा है, ट्रांजैक्शन है क्या, ट्रांजैक्शन किस चीज़ों के बारे में हो, किन इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। नाम बोले जाए तो जैसे कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स इंक्लूडेड होंगे उसमें, और आप खरीद रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, पैसे इंक्लूडेड होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमको छांटना पड़ता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में। तो वो जो हम छांट लेते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, नाम दे देते हैं उनको स्पेसिफिकली कि एक परचेज अकाउंट है या फिर कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है या फिर मशीनरी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है उसको हम जब नाम दे देते हैं तो उसके द्वारा हम इस ट्रांजैक्शन को समझाते हैं। और नीचे एक ब्रीफ में एक चाहे तो हम वो लिखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ है। तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में ऐसा लिखा जाता है इस कॉलम में पर्टिकुलर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं कि मैंने गुड्स खरीदे, तो खरीदे तो यहाँ पे लिखा जाएगा परचेज। राइटिंग के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बहुत अच्छी लिख रहा हूँ मैं, आपके कारण बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एक इसका पर्टिकुलर में जो एंट्री होती है वो इस तरीके से होती है कि परचेज अकाउंट जो था वो डेबिट हुआ है कैश अकाउंट के है। तो मतलब इसका हम नीचे नरेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखेंगे हम। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, समझ तो आपको वैसे भी आने से रहा है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा परचेज्ड गुड्स, या फिर आप किसी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका कॉलम है, आपके लिए। आपने गुड्स खरीद लिए हैं, आप लिख दीजिए कि मैंने गुड्स खरीद लिए हैं। आप लिखना चाहते हो कोड लैंग्वेज में डा 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 डा, आपके ऊपर है, लिख लीजिए, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस जो बाद में आपके अकाउंट चेक करेगा तो उसको समझ आना चाहिए कि ये हुआ है। बाकी आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम आते हैं लेजर फोलियो पे। तो लेजर फोलियो यार होता है, फिलहाल में आपके कुछ यूज़ का नहीं होता है। ये लेजर फोलियो ये दर्शाता है कि ये किस लेजर अकाउंट से ताल्लुक़ रखता है। तो ताल्लुक़ रखने वाली बात 11th-12th में तो बिल्कुल ही नहीं करी जाती है कि किस लेजर अकाउंट से ताल्लुक़ रखता है। हम नॉर्मली इसका यूज़ करते ही नहीं हैं। ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऊपर चले जाओगे, अकाउंटिंग की दुनिया में थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े कदम रख दोगे, तब आपको ये यूज़ में आएगा। अभी के लिए आपके लिए कुछ यूज़ नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता हूँ अभी जनरल एंट्री को, इसलिए इसको भी स्किप कर देते हैं। बाकी जब भी ये कॉलम आए ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी हम फोर्थ पे आते हैं डेबिट अमाउंट। तो डेबिट अमाउंट जब ये हमने करा है परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो हमने इसकी एक डेबिट एंट्री करी है। तो डेबिट जब एंट्री हुई है इसकी, तो इसका जो अमाउंट रहेगा कि हमने कितने भी अमाउंट का गुड्स खरीदा है, सपोज 10,000 का गुड्स खरीदा है, तो 10,000 जो अमाउंट रहेगा हमारा वो इधर लिखाएगा। ये जो 10,000 का अमाउंट है ये हमारा डेबिट अमाउंट है, क्योंकि ये परचेज का अमाउंट है, परचेज जो हमारी डेबिट साइड एंट्री हुई है, समझ ही होगे। बाकी जो क्रेडिट का है बिल्कुल सिंपल सा ही, जैसे डेबिट का है वैसा क्रेडिट का भी है। जैसे कि ये टू कैश, इसकी एंट्री क्रेडिट साइड हुई है, तो इसका जो अमाउंट रहेगा 10,000 दे के आपने खरीदी, तो 10,000 इधर भी आएगा। ये आपकी एंट्री हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे डेबिट अमाउंट में आ गया आपका परचेज की जो अमाउंट था, जो परचेज अकाउंट डेबिटेड जितने से डेबिट हुआ है आपका परचेज अकाउंट, वो अमाउंट आ चुका है। और यहाँ क्रेडिट साइड वो अमाउंट आ चुका है जितने से आपका कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो बस एक सिक्के के दो पहलू, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट, सिंपल सा था। तो इसी तरीके से फॉर्मेट को समझा जाता है। एक और बार रिपीट कर लेते हैं क्विकली। डेट, जितनी भी तारीख को आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, हैपनिंग हुई है ट्रांजैक्शन की, पर्टिकुलर किन किन अकाउंट्स को इंक्लूड करता है, उन अकाउंट्स के नाम, क्या अकाउंट्स जो ट्रांजैक्शन में हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें लिखाएंगी। बाकी LF फिलहाल के लिए स्किप। उसके बाद डेबिट अमाउंट आपका जो भी पर्टिकुलर में जो भी ट्रांजैक्शन आप, जो भी साइड आपकी, जो भी अकाउंट आपका डेबिट हुआ है वो कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है,
तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि परचेज अकाउंट जो हुआ वो डेबिट हुआ 10,000 से, तो उसको इस तरह से लिख दिया गया है उसी के जस्ट सामने। बाकी क्रेडिट अमाउंट, तो आपके क्रेडिट जो हुआ है, जो भी अकाउंट का आपका क्रेडिट हुआ है वो कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फॉर्मेट इसका बहुत ही सिंपल था। होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स पे आने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट टाइप का कुछ करना चाहता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कुछ खुला हुआ है, नोट्स खुले पड़े हैं, नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हैं और इन नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, सिंपल डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ढेला कुछ नहीं मिलेगा उन नोट्स को आपको प्रोवाइड करके। पता नहीं क्यों मैं बहुत मेहनत करके उनको बनाता हूँ ताकि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है मेरे चैनल पे वो बेहतर हो सके। और ये इसी वीडियो पे नहीं है दोस्तों, ये पिछली जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच पे जो वीडियो बनाई थी मैंने, वो बेसिक टर्म्स पे भी जो वीडियो बनाई थी उन पे भी आपको ये नोट्स मिलेंगे। डे 1 से है, अभी नहीं किया है मैंने एडिट करके। तो दोस्तों उनको नोट्स को आप ज़रूर प्रेफर करें, एक बार देखें तो ज़रूर ओपन करके। बाकी अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, जो कि मैं इस पे देखने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन रखे थे। याद नहीं होते, इतनी अच्छी मेमोरी है। लेकिन पहला एग्जाम्पल है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तारीख कितनी रखी है मैंने, 1/2 खुद ने रखी, फिर भी देखना पड़ता है 1/2। तो 1/2 को जो बिजनेस स्टार्ट किया है सोमेश मीना ने, बोल सकते हैं स्टार्टेड विथ कैश। कैश से स्टार्ट किया है, ना कि किसी बैंक से या फिर कुछ एसेट नहीं लाया हूँ मैंने, खाली कैश लाया हूँ। तो कैश जो कि हम मॉडर्न अप्रोच के वे में पढ़ने वाले हैं तो उस तरीके से देखा जाता है। पहले एंट्री को देखते हैं। कैश एक एसेट है, एसेट का नेचर होता है डेबिट। जब एसेट बढ़ती है, उस एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड लिखाएगी। मॉडर्न अप्रोच अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है आपको तो एक बार मॉडर्न अप्रोच की वीडियो देख लीजिएगा। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश जो है जब उसमें इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश हो चुका है। दूसरा पहलू जो है हमारे इस ट्रांजैक्शन का वो है स्टार्टेड बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया कि 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज होती हैं, हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था। सेपरेट लीगल एंटिटीज होती है, बिजनेस जो होता है वो एक अलग होता है और जो बिजनेस का ओनर होता है वो एक बिल्कुल अलग होता है। तो दोनों जब अलग हैं तो जब बिजनेस का ओनर जो है जब बिजनेस को पैसे देता है तो वो भी एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, उसको बाद में पे ऑफ करना पड़ता है। उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ओनर से पैसे लेने के। तो जब वो बिजनेस से पैसा लेता है उसको भी एक लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन कुछ जो बोलते हैं बेनिफिट्स बोला जाए तो कह सकते हैं कि अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है ओनर से लिए हुए पैसे को, तो उसको बोला जाता है कैपिटल। तो कैपिटल जो रहता है जो कि एक ओनर्स फंड होता है उसको हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ले रहे हैं क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मैं बिजनेस को पैसे दे रहा हूँ, इसका मतलब 1,00,000 रुपए। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, टू साइड हो जाएगी कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल कैपिटल ही होती है। कैपिटल का नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है। कैपिटल में जब इंक्रीज होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो वो क्रेडिट नेचर में का होता है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखाता है। तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड लिखा है क्योंकि कैपिटल भी हमारी अभी इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल और कैश दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 1,00,000 से। ये लिखा हमने डेबिट साइड क्योंकि ये कैश का अमाउंट है। वहीं बिल्कुल सेम की सेम जो अमाउंट है वो है हमारा कैपिटल का भी। पहली एंट्री हो गई। तो पहली एंट्री हो चुकी है। मैंने नरेशन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वैसे भी आपको दिखने तो वाला है नहीं, वो आप बहुत बेहतर तरीके से, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने लैंग्वेज में उसको लिख पाओगे, इसलिए मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
सेकेंड एंट्री है हमारी, तारीख देख लेता हूँ, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को हमने एक लोन लिया, 50,000 का लिया है, 50,000 का लिया है आई गेस, वो लिया है राम से। हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, लेकिन हमको लग रहा था कि इतना पैसा इनफ नहीं रहेगा, हमें और पैसा लगेगा, हमने एक उधार ले लिया, राम से लिया है, मंदिर में। राम जो है एक पर्सन है, और उस पर्सन को जब हम पैसे लेते हैं उस पर्सन से, तो वो एक लायबिलिटी होती है, और जब हम उस पर्सन से पैसे ले रहे हैं वो एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है, वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। राम की जो लायबिलिटी है हमारे बिजनेस में वो इंक्रीज हो रही है। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ से, जो वो मॉडर्न अप्रोच की तरफ से जो हम देखेंगे इसको, तो लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट नेचर की होती है, जब वो इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। तो राम जो चला गया वो तो चला गया हमारा क्रेडिट साइड। बाकी हमारे बिजनेस में देखते हैं इसी ट्रांजैक्शन में और क्या हो रहा है। जब वो हमको पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, तो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारे बिजनेस में कैश भी आ रहा है 50,000 का। तो 50,000 का जो हमारा कैश हो रहा है, कैश जो होता है वो हमारी एसेट होती है। जो एसेट जो होती है हमारी जब इंक्रीज हो रही है, तो प्रीवियस एंट्री की तारीख से ही कैश को हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो सेम हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे हम राम लिख लेंगे। स्पेसिफिकली रखना चाहते कि हम ये राम का अकाउंट है 50,000। तो 50,000 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी सेकेंड एंट्री। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगेन एंड अगेन करना नहीं चाह रहा, लेकिन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। थर्ड जो है हमारी परचेज गुड्स 10,000। तो जब हमने गुड्स परचेज की तारीख कितनी थी 5, तो 5 तारीख को हमने जब गुड्स परचेज किए हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। कैश लिया है या उधार लिया है, 2 मिनट देख लूँ, कैश ही लिया है। तो जब हमने परचेज गुड्स किए तो हम इसके 2 पहलू देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैश बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है। कैश जो हमारा जा रहा है, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारी पैसे से जेब से निकल जाता है, पैसा उसकी जेब में चले जाता है। तो जब कैश हमारी तरफ से जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होती है एसेट, जब इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड, और जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। तो जब हमारी कैश जो है डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड लिखाएगी, तो हमें देखना है डेबिट साइड क्या लिखाएगा। डेबिट साइड लिखा रहा है हमारा परचेज कर रहे हैं, क्या गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स जो होते हैं वो भी हमारी एसेट ही होती है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो जब वो डेबिट हो रही है तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप देना चाहूँगा। परचेज हम कर रहे हैं गुड्स को, हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज, क्योंकि वो हमारे एक रोज़मर्रा का सामान है, हम उससे हर बार खरीदते हैं। वो हमारा रॉ मटेरियल टाइप से है, जिसको हम फिनिश करके बाद में बेचें या फिर उसी को वापस से बेच दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को वापस बेचते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए किसी तरह की असेट नहीं है, कुछ स्पेसिफिकली कुछ और नहीं है। तो हम उसको एक नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पीएनएफ में बाद में यूज़ आएगा, परचेज। ये एक हमारा एक्सपेंस तरीके से भी आप देख सकते हैं, और इसको आप अपनी एसेट की तरीके से भी देख सकते हैं। अगर एक्सपेंस तरीके से देखें चाहे एसेट के तरीके से देखें, दोनों तरफ से वो डेबिट ही होगा। अगर एक्सपेंस तरीके से देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, खर्चा हो रहा है, ठीक है, खरीद लिया। बाकी एसेट तरीके से देखें तो हमने उसको खरीद लिया है, लेकिन अभी बेनिफिट मिलना बाकी है, उसका फ्यूचर में मिलेगा। तो एसेट तरीके से देख सकते हैं। आपके ऊपर है आप किस तरीके से देखना चाहें। मुझे 2 अलग अलग पर्सन्स ने 2 अलग अलग व्यू दिए हैं, मैं दोनों को कीप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ, दोनों व्यू आपको देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट। हो सकता है कुछ लोगों के व्यू इसमें क्लैश हों, कि कोई बोलेगा नहीं ये तो एसेट ही होती है, कोई बोलेगा नहीं ये तो एक्सपेंस ही होता है, आप जानो। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू CAS, बहुत गंदा लिखता हूं मैं, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हो गया, ये परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सिंपल सी एंट्री हो चुकी है।
कैसा ही दिख रहा है यार, वो बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, जाने दो। कितने खरीदा हमने? 10,000 का खरीदा है। तो 10,000 का हमने गुड्स खरीद लिए। अभी अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, फिर 50,000 का हमने उधारी भी कर ली, और अब गुड्स भी खरीद लिए 10,000 के, वो भी हमने उधारी में ही खरीदे, कैश खरीदे हैं, सॉरी। ये वाली एंट्री भी हो गई हमारी कंप्लीट। नरेशन आप अपने तरीके से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। फोर्थ एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू राकेश। राकेश को हमने गुड्स सेल किए हैं, कितनी तारीख को किए? हमने 6 तारीख को। 6 तारीख को हमने राकेश को गुड्स भेज दिए। राकेश यहाँ पे वर्ड एक नाम बोला गया है, यहाँ पे एक नाम अलग से मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, अगर एंट्री में कभी ऐसा नहीं लिखा हो कि कैश या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है या फिर किसी अलग वे से पेमेंट हुआ है, तब तक अगर नाम दिया है तो हम यही मान के चलेंगे कि उस नाम का कुछ यूज़ है। उसका क्या यूज़ हो सकता है? उस नाम से हमें क्या ही लेना है? उस नाम से हमें ये लेना है कि उसने हो सकता है अभी उधारी का काम किया हो, हमने अभी उधारी का काम किया हो। तो उधारी के काम जब हमने किया है तो चाहे भले हमने उधार लिया हो तो हमें उसे वापस पैसे देने हैं, और अगर उसने उधारी ली हो तो उससे अभी पैसे हमें लेने हैं। अभी फर्दर यूज़ है इसलिए हम उसके नाम को कीप रख रहे हैं, कीप कर रहे हैं। तो राकेश से हमें बहुत काम है, पैसे लेने हैं आखिर। दोस्तों नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री आ रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड रब ऑफ करना पड़ा, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। तो जब इसको समझने पे आते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज से जैसे कि कुछ और भी अकाउंट्स होते हैं जिनमें लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है या कैपिटल है, क्या है। तो जब लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है तो लोग थोड़े उसको अलग तरीके से देखते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि अगर परचेस पे एसेट का रूल अप्लाई हो रहा है तो वो एसेट भी हो गई है, और एक्सपेंस का रूल अप्लाई हो रहा है तो वो एक्सपेंस भी हो चुका है। वो एक, अगर एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस है, और अगर वो एसेट है तो वो एसेट है। परचेस को लेके चलो ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि कई लोग उस पर डिबेट कर सकते हैं। हम आते हैं सेल्स पे। तो नेक्स्ट एंट्री जो है कि हमारी, हमने राकेश को गुड्स बेचे हैं, 8,000 रुपये के गुड्स हैं, हमने बेचे हैं उसको 10,000 में। यहाँ पे सिंपल रखा जा सकता था कि 10,000 के गुड्स 10,000 में बेचे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए किया है ताकि आप इस फैक्ट को अच्छे से तरीके से समझ पाएँ। तो जब आप 8,000 के गुड्स 10,000 में बेच रहे हैं तो सीधी बात है आप 2,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन आपकी एसेट्स जो हो रही है वो कम केवल 8,000 की हो रही है, और आपकी जो सेल्स हो रही है वो टोटल हो रही है आपकी 10,000 की। बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो इसलिए नॉर्मल समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो राकेश जो है आपको कैश दे रहा है क्या? हाँ, राकेश जो है आपको कैश दे रहा है। तो राकेश जब आपको कैश दे रहा है तो आपको कितने कैश दे रहा है? 8,000 रुपये वर्थ के गुड्स के वो आपको 10,000 रुपये कैश दे रहा है। तो सीधी पहली एंट्री तो सिंपल है, हम लिख लेते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये की जब हमने डेबिट उसको कर लिया है, जैसा कि हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करते ही हैं, डेबिट में इंक्रीज हुआ है, वो एसेट में इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट नेचर का है तो उसको डेबिट साइड लिखना है। तो इस तरह से हम पहली एंट्री तो कर चुके हैं, पहला साइड तो लिख चुके हैं। अब क्रेडिट की तरफ आते हैं। तो क्रेडिट की तरफ यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों, अगर आप उसको एसेट मानते हो, सेल्स और परचेस को अगर एसेट की तरह ट्रीट करते हो दोस्तों, कि आपके गुड्स जो हैं वो गुड्स को वो कर रहा है रिप्रेजेंट, तो जब आपके गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके गुड्स कम हो रहे हैं तो आपके गुड्स तो केवल 8,000 रुपये से कम हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स टू सेल्स अकाउंट, और उसके सामने फिगर लिखोगे 8,000। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेल्स जो है आपकी रेवेन्यू है, उस पर आप अपना डेबिट और एसेट वाला जो आपका रूल है वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो अमाउंट रहेगा उस पर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए सेल्स को आप एक रेवेन्यू की तरह लीजिए। सेल्स को रेवेन्यू की तरह लोगे तो बिल्कुल परफेक्टली इस एंट्री में 1% की दिक्कत नहीं आने वाली। आप भूल जाओ कि आपकी एसेट कितने की थी, आपकी इन्वेंट्री कितने की थी, कितने में बेची, क्या किया। आप सीधा देखो, आप सेल कर रहे हो,
आपकी सेल्स जो है, जो कि एक रेवेन्यू है। तो जब वो रेवेन्यू है तो आपकी रेवेन्यू कितने की हो रही है? जब आपको 10,000 रुपये दे रहा है उस चीज़ के लिए, तो वो कितने की थी उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, जब आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपकी जो सेल्स है वो 10,000 की हो रही है। 10,000 की सेल्स हो रही है तो आपकी जो रेवेन्यू है वो 10,000 की हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीधे 2 सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे सीधा लिखेंगे हम अमाउंट 10,000। यहाँ पे हम प्रॉफिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जब आप कोई एसेट बेचते हो, सपोज कि आपने अगर मशीन, एक इसमें एंट्री नहीं है वो मैं एडिशनल दे रहा हूँ, जैसे कि समझ लो आप एक मशीनरी बेच रहे हो। जब एक मशीनरी बेच रहे हो तो मशीनरी जो है आपकी एसेट है, जब आप उसको बेचते हो आप हर कभी मुंह उठा के तो बेच नहीं दोगे अपनी एसेट। लेकिन आपके जो गुड्स हैं उनको आप खरीदते ही बेचने के लिए हो, तो उनको आप हर कभी मुंह उठा के बेच सकते हो। तो जब आप मशीनरी बेच रहे हो तो वो कभी कभी बेचते हो, तो उसका जो प्रॉफिट है आपको तभी की तभी देखना पड़ेगा कि इस पे कितना प्रॉफिट में बेच रहा हूँ मैं। बाकी सेल्स तो आप बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तब उसका प्रॉफिट निकालोगे ही कि इस सेल्स में मेरे को कितना प्रॉफिट निकला था, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप मशीनरी बेच रहे हो, समझ लो कि आपने मशीनरी बेची 5,000 की, आपने बेची 6,000 रुपये में, तो उसकी एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। राइटिंग बहुत बुरी है, माफ करना। कैश जो आपका आपने बेच रहे हो 6,000 रुपये में, तो 6,000 रुपये आपका कैश आ जाएगा। आपकी मशीनरी जो है आपकी बेच रहे हो आप 5,000 रुपये की, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस मशीनरी को सेल करके कितने का? 1,000 का, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1,000। लेकिन यहाँ पे आप जब आप गुड्स बेच रहे हो तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि गुड्स आपका बेचना आपका रोज का काम है, उसको आप गुड्स नहीं लिख सकते, वहाँ पे आप सेल्स लिखते हो। तो जब आप सेल्स लिख रहे हो तो आप वहाँ पे प्रॉफिट को अलग से नहीं दिखाओगे, कभी नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो आपकी रेवेन्यू है। वहाँ पे आपके गुड्स कितने के थे उससे अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, सिंपल है। तो इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे, परचेज मशीनरी फॉर 20,000 रुपये कैश। मैंने अभी खरीदी नहीं थी और अब बेच दी। तो बस इसी की जो हमने एंट्री करी उसी की ऑपोजिट हो जाएगी दोस्तों। आपका जो मशीनरी आप खरीद रहे हो वो मशीनरी आपकी हो जाएगी डेबिट साइड हो जाएगी, और जो आप उसके लिए पे कर रहे हो, जो कि आप कैश दे रहे हो, जो कि आपका जा रहा है, तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। दोनों आपकी एसेट्स हैं, तो एसेट्स में जब इंक्रीज होता है तब डेबिट साइड लिखाती है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखाती है। वही फंडा यूज करते हुए यहाँ पे लिख देते हैं हम मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने की? 20,000 की। तो 20,000 की जब आपने मशीनरी बेच दी है, वो खरीद ली है, सॉरी, कैश में लेके, उसके बाद डिपॉजिट किया आपने बैंक में पैसा। तो बैंक से रिलेटेड भी एक ट्रांजैक्शन, एक चीज़ बोलूँगा, सॉरी दोस्तों, कि बैंक जो होती है उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच वाले, कि बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है दोस्तों। तो एक एक लोग, कुछ लोगों की थिंकिंग ये होती है कि बैंक जो है आपका कैश की तरह ही एक बैंक है, तो वो एक आपकी एसेट है, और एसेट है वो आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट हो सकता है इस थिंकिंग के तरीके से। बाकी दूसरी थिंकिंग ये है कि आपकी जो बैंक है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ ने उसको एक अलग एंटिटी दी है। तो जब उसकी एक अलग एंटिटी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जब एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो एक पर्सनल अकाउंट हुआ। आप चाहे भले उसको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएं, चाहे भले उस पर रियल अकाउंट का रूल लगाएं, एंट्री सेम ही होगी। जैसे कि अगर आप बोले बैंक का,
तो आप रियल का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। जब रियल का लगा रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन तो बैंक को हमने डेबिट साइड लिखा है। बाकी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा कैश जमा करके बैंक आ रहा है तो हमारा कैश जो है वो क्रेडिट साइड लिखाएगा। बाकी इसको पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से देखा जाए तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक जो है वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया है। उसके हिसाब से आप कोई सा भी रूल लगाएं, रिजल्ट जो है आपको सेम ही आना है। लेकिन पर्सनली मैं बैंक को एक पर्सनल अकाउंट मानता हूँ। बाकी इस एंट्री के बाद देखा जाए अमाउंट लिखना भूल गया मैं, पेड टू का डिपॉजिटेड 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 हो गया है डिपॉजिटेड टू बैंक। पे टू राम, पे टू राम, राम पे टू राम नहीं बोल रहा हूँ, राम को जब हमने पे कर दिया है, पहले हमने उससे उधार लिया था 50,000 रुपये लिए उधार, जहाँ तक मुझे याद है। तो 50,000 जब हम उससे उधार लिए थे तब हमने उसकी एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। क्यों करी थी वो बता चुके थे। अब बस हमको उसकी ऑपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी जब हम उसको पैसे वापस दे रहे हैं। तो राम जब हम उसको पैसे वापस दे रहे हैं तो राम इज द रिसीवर ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। बाकी अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो राम जो थी कि हमारी एक लायबिलिटी थी और लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख देंगे हम राम को, राम अकाउंट डेबिटेड टू, हम उसको कैश दे रहे हैं तो कैश देखा जाए तो जब हम उसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखते हैं, कैश जो होता है हमारा एक एसेट होता है, एसेट में डिक्रीज और इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखा था, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखा था। तो क्रेडिट साइड लिखा गया हमारा कैश अकाउंट, दोनों हमने उसको 25,000 दिया, यहाँ पे भी 25,000। मुझे लग रहा है कहीं मैं फिगर्स में मिस्टेक तो नहीं कर गया, लेकिन ठीक है, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हमने उसको, ये वाली एंट्री हो चुकी, जब उसको हमने पे कर दिया है रिटर्न में, उसके बाद ओनर टुक 5,000 रुपीज़। तो दोस्तों फर्स्ट एंट्री थी कि कैपिटल जो था, हमने समझा था कि कैपिटल एक ओनर जो होता है वो एक अलग एंटिटी होती है, बिजनेस जो होता है वो एक अलग एंटिटी होती है, दोनों की एंटिटी अलग है। तो जब बिजनेस में जब ओनर पैसा देता है तो उसको कैपिटल तरीके नाम से लिखा जाता है। तो जब कैपिटल नाम से लिखा गया था, जब मैं बिजनेस में पैसे दे रहा था, तो जब मैं उससे पैसे ले रहा हूँ तो वो कैपिटल में ही लाए करेगा। लेकिन जो कैपिटल है वो इस बार रिड्यूस होगी। जब कैपिटल इंक्रीज हुई थी तो हमने कैपिटल को लिखा था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती तो वो क्रेडिट नेचर की, तो उसको क्रेडिट साइड लिखा था। अब जो कि वो डिक्रीज हो रही है, तो जब हम डिक्रीज हो रही तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग, क्योंकि इस चीज के लिए एक अलग सेपरेट वर्ड है ड्राइंग। तो यहाँ पे लिख देंगे हम DRAWING, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने पैसे निकाले थे, कैश अकाउंट कितने निकाले थे, 5,000 5,000 रुपीज़ हमने ड्राइंग कर ली, मतलब पैसे निकाल लिए। आपने नहीं, हमने नहीं, मैंने निकाले, मेरा बिजनेस था। तो जब मैंने पैसे निकाल लिए हैं उससे, तो ये एंट्री पास करनी पड़ी। उसके बाद लास्ट एंट्री बची है, बहुत गुज चुका है ऐसे समझ लेते हैं। लास्ट एंट्री जो हमारी बची है वो है हमारा जो माल जो गोदाउन में पड़ा हुआ था, जो हमारी एसेट थी स्टॉक, वो स्टॉक जो था रखे रखे फायर ब्रेकआउट हुई पूरे गोडाउन में और थोड़ा माल हमारा जल गया। तो जो थोड़ा सा माल जला उसकी कीमत निकाली तो वो निकली 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का माल जो हमने खरीदा था वो जल चुका है, अब वो हमारे यूज़ का नहीं है, तो हमने उसको फेंक दिया, चला गया, कुछ काम का नहीं था। तो जब वो हमारे बिजनेस से जा चुका है, जो कि हमारी एसेट थी जिसको हमने परचेज नाम से लिख रखा था, परचेज नाम से लिख रखा था उस एसेट को हमने, तो जब वो ख़त्म हो चुकी, जा चुकी है, तो
जब हम जा रही है तो हमारी एसेट जो है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती तो हम उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो हमने क्रेडिट साइड तो लिख दिया है कि टू परचेज अकाउंट क्योंकि हमने उसको प्रीवियसली परचेज नाम से लिखा था, जो कि परचेज नाम से हमने लिख चुके हैं। तो अब बात आती है डेबिट साइड क्या लिखें। तो डेबिट साइड लिखने के लिए दोस्तों हमारा नॉमिनल अकाउंट जो रहता है लॉस, वो बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है कि हमारा 2000 का लॉस हुआ है यहाँ पे, तो हम उसको डेबिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब कि हम उसको, ये हमारा एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस और लॉस सब एक जैसा ट्रीट करते हैं, तो इसका हमारा डेबिट नेचर होता है। लॉस हमारा इंक्रीज हो रहा है और उसका नेचर डेबिट है, तो जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, तो जबकि वो डेबिट हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया है कि डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? तो उसका जवाब ये है कि दोस्तों ये एक अकाउंट है जिसका आप नाम खुद दे सकते हैं। मैं लिखता हूँ लॉस बाय फायर, अगर बाढ़ आ जाती तो मैं लिखता हूँ लॉस बाय फ्लूड, अगर चोरी हो जाती तो मैं लिखता हूँ लॉस बाय थेफ्ट। तो अगर आप लिखना चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लॉस फायर, फायर लॉस, लॉस लॉस, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपको समझ आना चाहिए। तो इसी के साथ हो चुकी है जो हमारी लास्ट एंट्री थी, एक बार बता देता हूँ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आएगा कि हमारे कितने के गुड्स जल चुके हैं। और लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड जो हुआ है वो हुआ है हमारा 2000 से, और टू परचेज अकाउंट जो हुआ है वो अभी हमारा हुआ है 2000 से 2000। तो इसके साथ हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है कंप्लीट। रियल, पर्सनल, नॉमिनल के हिसाब से इनको एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैंने इनका जिक्र थोड़ा किया स्टार्टिंग में। कैश जो है कि हमारा एक रियल अकाउंट है, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है इस एंट्री में, तो डेबिट साइड लिखा हुआ है। बाकी सेल हुई है, रेवेन्यू जो सेल्स जो होता है हमारा नॉमिनल होता है। क्रेडिट ऑल वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेल्स जो कि रेवेन्यू हमारी गेन है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। बाकी ये जो है हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी वही कैश की तरह हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है। उसके बाद कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है जिसको हम बहुत अच्छे से अभी देख ही चुके हैं, तो मेरे ख्याल से हो ही चुका है, सॉरी। तो जब हमारा पूरी जर्नल एंट्री हो चुकी है दोस्तों, हमने थोड़ी बहुत मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी देखी है, थोड़ी बहुत हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी देखी है। अगर अभी भी आपको ये अप्रोचेस समझ में नहीं आए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो है, नोट्स के साथ अवेलेबल है, आप उन नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं वीडियो देखते वक्त, और नोट्स के साथ देखने में आपको बेनिफिट मिलेगा, वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये जो जर्नल एंट्रीज है और भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। वो जर्नल एंट्रीज को अगर आप जितना बेहतर तरीके से समझोगे दोस्तों, अकाउंटिंग कि 90% आपकी सॉल्व वहीं हो चुकी है। आपको बस जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके थोड़े अलग अलग नए नए वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अकाउंटिंग का जो मेन फंडा है, जो कि स्टार्टिंग का जो मेन फंडा है, वो इतना ही है। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये बेसिक है दोस्तों। इनको आप समझ लोगे तो आपकी अकाउंटिंग की जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका प्यार बरकरार रखिएगा, थैंक यू।